गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सीक्वेंस से हम लोग ने पढ़े हैं सारे चैप्टर। सबसे पहले हम लोग ने पढ़े थे कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, करेक्ट। उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं, सैलरी, कमीशन, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी टू ए पार्टनर, ये सब हम लोग ने चीज़ें पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड, फिर थर्ड, फिर गुडविल पढ़ा था, फिर फोर्थ हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब हम अपने फर्म में एक पार्टनर को लेकर आते हैं, एडमिशन देते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिटायरमेंट, निकाल देते हैं उसको, फिर डेथ, खुद ही चला जाता है। और फोर्थ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ना। डिसोल्यूशन का मतलब, सबसे पहले अगर कोई भी तुम्हें पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन का मतलब ये होगा कि हम अपना पार्टनरशिप बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म ना। अब फर्म बंद क्यों करते हैं, देखो कोई ना कोई तो रीज़न होगा जो हमें बिजनेस अपना बंद करना होगा। अब रीज़न सबसे फर्स्ट पहले कि हम लोग आपस में ही तय करके कर लेते कि चलो यार अब इसको बंद कर देते हैं, हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ मतलब है, कोरोना भी आ गया है, अपना बिजनेस 5-6 महीने से बंद है, एटलीस्ट इसको बंद कर देते हैं, फिर वापस जब होगा तब फिर से स्टार्ट कर लेंगे। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, वॉलंटरी वाइंड अप करते हैं, म्यूचुअली एग्रीमेंट, दोनों के आपस जितने भी पार्टनर्स होंगे आपसी सहमत से वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बंद करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नाउ कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसा होगा, जैसे समझो 3 पार्टनर्स है, 3 में से एक जो है वो पाकिस्तान चला गया, तो वो एनिमी का पार्टनर हो जाएगा। ठीक है, या फिर सारे पार्टनर्स क्या हो गए, इनसॉल्वेंट हो गए, सारे पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए। नाउ इनसॉल्वेंट का मतलब क्या है, कंगाल हो गए, बिजनेस कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, उनको बंद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर वो लोग बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, 2 नंबर का बिजनेस कर रहे हैं, स्मगलिंग का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया ये वगैरह, तो वो कंपलसरी वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोन को डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है, जैसे 2 पार्टनर्स है, 2 में से किसी की एक की डेथ हो जाती है, तो अब अकेला पार्टनरशिप तो नहीं चला सकता है बिजनेस, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी या फिर वाइंडिंग अप करना ही पड़ेगा। या फिर जैसे हम लोग ने जब पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तब हमने डिसाइड किया था कि ये 4 साल के लिए रहेगी, तो 4 साल ख़त्म हो चुका है, चलो भाई अब बिजनेस बंद करना है हमें। या फिर हमने एक फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग ने पार्टनरशिप करी थी, अब बिल्डिंग बन गई है, चलो ख़त्म करते हैं, करेक्ट। ये सारे रीजंस और क्या हो सकते हैं, जैसे कोर्ट कंपलसरी कभी कभी हमें वाइंडिंग अप का ऑर्डर देता है, जैसे हमारे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, हम लोग पे नहीं कर पा रहे किसी को, तो हम लोग कंपलसरी कोर्ट हमें क्या देता है कि भाई अब तुम अपना बिजनेस बंद कर दो। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, अनसाउंड माइंड हो गया, कोई पार्टनर पागल हो गया, मतलब वो उसे कुछ समझ नहीं है कि भैया बिजनेस में कैसे क्या होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपलसरी वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें ये एक चीज़ समझना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि हम अपना बिजनेस ही पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जैसे 3 पार्टनर्स है, 3 के बीच में 2 के बीच में झगड़ा हो गया, तो एक छोड़ के जा रहा है, तो आपस में ही झगड़ा हो रहा है, फर्म वहाँ पे चालू रहेगी, फर्म बंद नहीं होगी, तीनों में से या तो एक चला जाएगा, करेक्ट, या फिर हम किसी और को लेकर आ जाएंगे, तो वहाँ पे फर्म हमारी चालू रहेगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अपनी फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हमने बोल दिया कि भाई मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो क्या होगा, शटर नीचे किया, ताला लगाया, घर पे आ गए, भाई आज से मेरा बिजनेस बंद नहीं। इट्स नॉट ए वेरी सिंपल प्रोसीजर। देखो, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस में जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे जो लाइबिलिटीज़ वाले हैं, समझो मैंने कहीं से बैंक से लोन लिया होगा या मैंने क्रेडिटर्स से परचेज किया होगा, करेक्ट, तो इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जब तक मैं बाहर वालों का पैसा नहीं पे कर पाता हूँ, नहीं पे करता हूँ, तब तक मैं अपने फर्म को बंद नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम अपने एसेट्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिर एसेट्स को सेल करके हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ वालों को पे करते हैं ना। लाइबिलिटीज़ में कितनी कितनी टाइप की लाइबिलिटीज़ आ सकती है, एक तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़, सेकेंड आ सकता है पार्टनर्स लोन, और तीसरी इनकी होती है कैपिटल। इसके अलावा और कोई लाइबिलिटीज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो पार्टनर सोच रहे हैं चलो पहले एसेट्स को बेच देते हैं, फिर हमने जितना जितना पैसा लगाया था वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोन वाले को पे कर देंगे और बाहर वाले को फिर जो बच गया वो दे देंगे। नहीं,
सबसे पहले तुम्हें किसका पैसा देना होगा, तुम्हें आउटसाइड लाइबिलिटीज वालों का पैसा देना होगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे एसेट्स बेच के तुम्हारे आए 5 लाख और तुम्हें बाहर वालों को देना है 7 लाख, तो है तुम्हारे पास एसेट्स कितने हैं 5 लाख के, लेकिन बाहर वालों को कितना पे करना है 7 लाख। तो यहाँ पे तुम्हारी जो अपने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो एक्स्ट्रा जो 2 लाख तुम्हें देना है वो तुम्हें अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के या अपने घर के पास जमा पूंजी है वो बेच के तुम्हें लाना होगा और ये बाहर वालों का पैसा देना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या देना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज को देना है, ठीक। मान लो अब हम लोग आउटसाइड लाइबिलिटीज को मानते हैं कि सिर्फ 3 लाख ही है, तो अब क्या होगा, 5 लाख में सबसे पहले 3 लाख आउटसाइड वालों का पे कर दिया, चलो बाहर वालों का हमने पे कर दिया, खत्म। फिर इसके बाद हम लोग किसका अमाउंट पे करते हैं, पार्टनर्स लोन। मान लो पार्टनर्स लोन हमने लिया था 1,50,000, तो इसके बाद हम लोग पार्टनर्स लोन पे करेंगे और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, जैसे यहाँ पे 50,000 बच रहा है, तो ये 50,000 आपस में क्या करेंगे, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हो सकता है कि उनके कुछ पैसा बचे या हो सकता है कि उनको कुछ पैसा लाना भी पड़ सकता है। ये है पूरा हमारा डिसोल्यूशन का प्रोसीजर, कि जहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने एसेट्स को सेल आउट करते हैं। एसेट्स को सेल आउट करके जो पैसा आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे, उसके बाद जिस पार्टनर ने लोन दिया होगा उसको देंगे और फिर जो पैसा बच जाएगा ये आपस में पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब इसको बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फटाफट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में हम लोग कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, और जैसे हम लोग ने बाकी सारे चैप्टर्स में स्टेप वाइज सॉल्व किया था, इसको भी हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। और अगर तुम लोग इसको स्टेप वाइज करते हो तो अगेन नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन तुम्हारा 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और वो भी 1 शॉट में टैली हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या अकाउंट हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट हमें दी होगी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के साथ साथ एडजस्टमेंट। अब इसके लिए तो तुम लोग आदी हो चुके हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये तीनों में हम लोग ने यही चीज़ देखी है कि क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दी होगी और क्वेश्चन में कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, करेक्ट ना। अब करना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में हम लोग कौन से अकाउंट बनाएंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देख लो, नोट कर लेना अच्छे से, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। अब कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, ये तो तुम्हें आता है अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल तुम लोग को आता है। थर्ड बनेगा इस बार या तो कैश या फिर बैंक अकाउंट, इसका हम लोग अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट बनेगा अगर कोई पार्टनर का लोन होगा तो उसका अकाउंट अपन बनाएंगे। बस ये चारों अकाउंट बनेगा। इस बार कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी वापस से, क्यों, बिकॉज फॉर्म बंद हो रही है, तो अब जिस फॉर्म डिसॉल्व हो चुकी है उसकी हम लोग फिर से बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को तो क्या कर देंगे, एसेट्स को सेल कर लेंगे और लाइबिलिटीज़ को पे कर देंगे, तो अपने पास कोई एसेट्स और कोई लाइबिलिटीज़ नहीं बचेगी, ठीक है। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, पहले ये याद कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। आगे का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है जैसे हम लोग ने उसमें बनाया था। कैश बैंक अकाउंट ये भी इजी है, और पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगेन बैलेंस शीट। हम लोग देखो एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट, इसमें भी हम लोग यही करते थे। वहाँ पे तो हम लोग डॉट लगाते थे, और यहाँ पे हमें कोई डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट को इन अकाउंट में कहीं ना कहीं हमें क्या करनी है, पोस्टिंग करनी है। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या दिया होगा। हमें बैलेंस शीट में जैसे कैश दिया है, कैश एट बैंक, फिर दिया है लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिर दिया है डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, करेक्ट, बिल रिसीवेबल स्टॉक दिया है। फिर यहाँ पे हमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीज़ें दी है हमें एसेट साइड में। और यहाँ पे हमें दिया है जैसे फर्स्ट पहले दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर्स है। फिर इसके बाद दिया है हमें जनरल रिजर्व, फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्रेडिटर्स दिया है। क्रेडिटर्स के बाद यहाँ पे समझो एज लोन दिया है हमें, क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन,
ठीक है, बिल्स पेएबल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें दी है हमारे बैलेंस शीट में। अब समझना अच्छे से, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारी जो बैलेंस शीट है हम वो जो हमने अकाउंट बना रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो हम लोग लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में देखो सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, देखो याद करो हम लोग कैपिटल कहाँ लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर क्या दिया है, जनरल रिजर्व, तो ये हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट। पहले भी यही करते थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशो में, ये हम लोग करेंगे ओल्ड रेशो में, और कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में कर देंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी चीजें को हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चलो एक और आइटम हम लोग ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना। तो IFR को हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो जनरल रिजर्व और WCR ये हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर IFR बाद में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एज लोन, उसके लिए देखो हम लोग ने अलग से एक अकाउंट बनाया है, एज लोन, तो ये कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। और फिर जो मेरी बाकी जो लायबिलिटीज बच गई वो लायबिलिटीज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो यहाँ कुछ नया नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स, ये तो हम लोग को पता था कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब नया क्या है, जो हम लोग लायबिलिटीज को पहले हम लोग देखो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, हम लोग लायबिलिटीज को कहाँ लिखते थे, फिर से बैलेंस शीट में ही लिखते थे, पर इस बार बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, हमें कौन से अकाउंट में लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। लायबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड में, यहाँ पे जो भी आइटम्स यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये सब कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन कहाँ पे, क्रेडिट साइड में जाएगा। या तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, या पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया, या रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, वहाँ पर हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना, ठीक है। ये साइड क्लियर, एक बार फिर से देख लो, पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व ये सब हम बांट देंगे पार्टनर्स में, एज लोन को पार्टनर्स लोन अकाउंट में लिखना है, और बाकी जो लायबिलिटीज बच गए उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले क्या है, कैश बैंक, तो हम लोग ने उसके लिए क्या किया है, सेपरेट से अकाउंट बनाया, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर और इसमें क्या करेक्शन करें, जैसे देखो डेटर्स, और डेटर्स के नीचे हमेशा क्या आता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, की एक नया चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। देखो अब हम लोग ये जो एसेट्स थे सारे, सबसे पहले उसमें देख लेते हैं हम लोग गुडविल। गुडविल को हम क्या करते थे, गुडविल को हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। याद है ये कौन सी कैपिटल होती थी, गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ये गुडविल को हम क्या करते थे, पार्टनर्स में डेबिट साइड में हम क्या करते थे, राइट ऑफ कर देते थे। लेकिन डिसोल्यूशन के लिए गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, गुडविल का कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ये गुडविल बाकी जैसे एसेट से उसी को वैसे ही ट्रीट करना है, ठीक है ना। एसेट्स, हम लोग एसेट्स को एडमिशन, रिटर्न और डेथ में हम लोग कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे, लेकिन अब बैलेंस शीट तो नहीं बन रही है, तो उसके बदले कौन से अकाउंट में लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो सारे एसेट्स मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह, ये सब स्टॉक से यहाँ तक, ये सब हम कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये हमने इसमें से क्या किया, माइनस, तो अब ये डेबिट साइड में तो नहीं आ सकता बिकॉज माइनस हो रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। एक एक चीज समझते जाओ अच्छे से। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये कहाँ लिखेंगे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इसमें एक इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है।
क्लियर? देख लो, एसेट, सारे एसेट्स कहाँ लिखेंगे हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश बैंक कहाँ लिखेंगे? कैश बैंक के डेबिट साइड में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया होगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। और अब लास्ट क्या बच गया है? प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट या डिबेंचर, सस्पेंस, कुछ भी दिया होगा ऐसे दूसरे अलग से वर्ड जो दिए होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। और ये हमेशा, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में कर रहे हैं, एडमिशन में कर रहे हैं, डेथ में कर रहे हैं, हमेशा इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कौन से साइड आएगा? ये एसेट साइड दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ठीक है, ये आ गया समझ में तुम लोग को? एक बार फिर से देख लो अच्छे से, बिकॉज ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 1 अगर तुम लोगों ने सही कर दिया तो आगे का तो बहुत ईजी है। मतलब हमें ये पहले समझ में आना चाहिए कि हमें कौन से आइटम को कहाँ लिखना है। ये अगर समझ में आ गया, ठीक है। एक सिंपल सा बात है, हम लोग पहले जो बैलेंस शीट बनाते थे, अब यही समझो कि वो बैलेंस शीट नहीं है, वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट को डेबिट साइड में, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में। ये लिख दिया। पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल चला जाएगा, रिजर्व्स वगैरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बस इतना सा बात हमें याद रखना है। और इन्वेस्टमेंट अगर डेबिट में लिखा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में। ये हो गया स्टेप 1। चलो एक बार ये कॉपी कर लो, ये स्टेप जो भी मैंने लिखे तुम लोग भी कॉपी कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसका, ये सारे अकाउंट्स देखते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो।